दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं जय पराक्रम, जो क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर है जय पराक्रम पोषण। उन चैप्टर से हम लेकर आए हैं पूरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके भी दोस्त, आपके भी नाते रिश्तेदार कहीं ना कहीं अगर क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर कल लेकर आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लेकर आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी कि आप मेरे चैनल के माध्यम से सभी विषय के सभी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑप्शन वाला, क्वेश्चन वाला, भरने वाला सभी सवाल आप याद कर पाएंगे। यानी आप शॉर्टकट में समझे कि मेरे चैनल के द्वारा आप पूरी 10वीं क्लास के पूरी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी प्रकार कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके और प्रत्येक दिन तैयारियां करें सभी विषय की। चलिए, जैसे आप जानते होंगे कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख गुहा से प्रारंभ होती है, ग्रासनी, छोटी आंत, बड़ी आंत यहाँ तक चली जाती है और इनकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। और यह VVIP क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे कई बार ये सवाल में परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। कर है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। कितना है? 0.03% है। क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कहाँ पे? वायुमंडल में। आपसे परीक्षा में इस प्रकार भी पूछ देगा परीक्षा में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% कहेंगे। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कर है कि जय पराक्रम क्या है। आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये चैप्टर का नाम जय पराक्रम एवं पोषण है, तो जय पराक्रम किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जय पराक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जय पराक्रम कहते हैं। फिर आपके मन में आता है, उसके बाद आता है परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। यानी बता रहा है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है। जैसे अब आपको मैं बता दूं कि हम लोग भी एक परपोषी हैं। क्या है? हम लोग भी परपोषी हैं। सभी जीव जंतु परपोषी हैं, जबकि पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों हैं? तो मेरे दोस्तों, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं एकत्रित कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। जबकि जीव जंतु जो हैं वो अपना भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर किसी न किसी रूप से निर्भर रहते हैं, इसीलिए जंतुओं को परपोषी कहा गया है। तो आपने देखा कि परपोषी किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर किसी न किसी रूप से निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप कर ले और इसे याद जरूर करें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए।
अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि परजीवी किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़े परजीवी किसे अब किस कहते हैं, तो वैसे जीव जो दूसरे प्राणियों के संपर्क में, वैसे जीव जो दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। पर मतलब होता है दूसरा और जीव मतलब होता है जीना, यानी कि दूसरे जीवों से जीना परजीवी कहलाता है। तो ऐसे जीव जो दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से, समझिएगा, अस्थायी का मतलब होता है कि उसी के अंदर रहकर, अस्थायी का मतलब है कहीं से आकर के। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और मच्छर कहीं से आकर काट लेता है, तो आपके शरीर से मच्छर खून चूस लिया और वो अपना भरण कर लिया, यानी वो अपने पेट को भर लिया, लेकिन आपको क्या किया? नुकसान कर दिया। तो वह मच्छर क्या कहलाएगा? परजीवी। लेकिन वह मच्छर कौन सा परजीवी कहलाएगा? तो अस्थायी रूप में है, यानी आया, आपसे खून चूस लिया और वह चलते बना, तो ये अस्थायी है। जबकि आपके शरीर के अंदर फीता कृमि, जिसे आप चील समझते हैं, फीता कृमि है, वह रहता है आपके शरीर के अंदर और आपके द्वारा किया गए भोजन में से वो भी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और आप ही के शरीर के अंदर रहता है। तो यह अस्थायी रूप से है। आपके बाल में जू रहता है और आप ही के शरीर में से खून चूसता है और आपके शरीर के में रहता है, यानी बाल में रहता है, तो वह अस्थायी रूप से है। जबकि मच्छर अस्थायी रूप से है ना। तो वही कह रहा अस्थायी या अस्थायी रूप से, क्या रूप से? अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। आप लोगों ने एक और भी, मैं पेड़ पौधों के बारे में, परजीवी के बारे में बता दूं, अमरलता का पेड़ देखे होंगे। बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे, छोटे छोटे पेड़, झंखार जो पेड़ होते हैं, उनके ऊपर अमरलता का पेड़ होता है जो पीला कलर का होता है। मैं उसे आपको थोड़ी देर के लिए मैं ले जाता, लेकिन नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी क्वेश्चन सेट है। तो अमरलता का पेड़ होता है जो आप बैर के पेड़ पर देखे होंगे, वो लतर बिग दिया जाता है, तो उसका जड़ मिट्टी में नहीं रहता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ों से अपना पोषण प्राप्त करता है और उसके बदले में अपने आप का वृद्धि करता है, लेकिन उस पेड़ को हरास कर देता है, यानी कि पेड़ को धीरे धीरे सुखा देता है। तो उस पेड़ पर, जो पेड़ पर अमरलता का पेड़ है, वो अमरलता का पेड़ परजीवी कहलाएगा। तो यहाँ परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छर आपका परजीवी है, ठीक है, फीता कृमि परजीवी हैं, आपके जू परजीवी हैं, ये सभी परजीवी के अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर करें पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो करें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? यह आपके भी जीवन में उठ रहा होगा कि सर पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई हमें पोषण की आवश्यकता अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, देखिए ना यहाँ बताया गया है, उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रत्येक जीवों को उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा की आपूर्ति के लिए क्या होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है पोषण किसे कहते हैं? क्या पोषण किसे कहते हैं? देखिएगा आप लोग, यहाँ हम लोगों ने पोषण की आवश्यकता क्यों होती है पढ़े भैया, पोषण नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे पोषण की आवश्यकता ही पोषण होता है। पोषण की आवश्यकता इसलिए होता है कि हमें अपने जीवन के दिनचर्या को चलाने के लिए, जैसे हम शिक्षक हैं तो हमें पढ़ाना होता है, तो हमें अधिक बोलना होता है, तो बोलने में ऊर्जा तो भाई खपत होती है, तो इन ऊर्जाओं की पूर्ति के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति कारीगर है, राजगीर का काम करता है, तो उन्हें हाथों को बहुत ज़्यादा चलाना होता है, ईंटा को उठाना होता है, तो उनके हाथों में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये ऊर्जा आता कहाँ से है? तो जब हम पोषण करते हैं उनसे ही होते हैं। चलिए सवाल है आपका, पोषण किसे कहते हैं? क्या है पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव
पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। करे वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पोषक तत्वों को ग्रहण करना, जैसे कि पोषक तत्वों में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, लौन है, ये सभी आपके पोषक तत्व हैं, तो इन्हें पोषक कहते हैं। अब आइए स्वपोषी किसे कहते हैं? क्या स्वपोषी किसे कहते हैं? तो उत्तर है आपका जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं माने अपने आप बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे में पेड़ पौधे हो जाएंगे, जैसे में कौन हो जाएगा? तो जैसे में हो जाएंगे आपके पेड़ पौधे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पौधे हो जाएंगे। तो आपका ये पूछ रहा है स्वपोषी किसे कहते हैं, तो आपको मन में स्व मतलब होता है स्वयं, और पोषी मतलब होता है अपना पालन करना, यानी कि स्वपोषी का मतलब होगा वह स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, अभी बताया है आपको कि पेड़ पौधे स्वपोषी है, क्योंकि पेड़ पौधे किसी जीव पर, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और वह किसी पर आश्रित नहीं होते। ना उन्हें किसी से, ना कहीं से आग की ज़रूरत है भोजन बनाने के लिए, ना कुकर की ज़रूरत है, ना आपके जैसे किसी बर्तन की ज़रूरत है, ना किसी फल की ज़रूरत है, ना किसी सब्जी की ज़रूरत है। वो अपने पोषक तत्वों को स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। कर है परपोषी किसे कहते हैं? अब स्वपोषी के बाद आया परपोषी। तो परपोषी किसे कहते हैं? आपके मन में चलता होगा, पर मतलब होता है दूसरा, और पोषी मतलब होता है पोषण करना, यानी परपोषी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव, कौन सा? वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। जबकि मैंने स्वपोषी के बारे में बताया था कि जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं। लेकिन अभी परपोषी के बारे में हम लोगों ने पढ़े कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा मनुष्य भी है परपोषी, हम लोग भी भाई परपोषी है, और जीव जंतु भी, जितने जीव जंतु हैं वो अभी क्या हो जाएंगे? परपोषी हो जाएंगे। जबकि यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो दिन में सूर्य की उपस्थिति में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और रात में चल करके दूसरे जीवों को पकड़ करके खा करके अपना पोषण प्राप्त करता है। चलिए, तो आपने समझ गए होंगे परपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सभी, जैसे आपकी गाय, आपकी भैंस, हाथी, घोड़ा, ये सभी परपोषी हैं, किसी न किसी रूप में हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? गेहूं पर निर्भर हैं, चावल पर निर्भर है, आम पर निर्भर है, पालक पर निर्भर हैं, मछली पर निर्भर है, मुर्गा पर निर्भर है, खसी पर निर्भर है। तो ये हम लोग परपोषी आएंगे। कर अमीबा तथा पैरामीशियम, देखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है। अमीबा तथा पैरामीशियम कैसा जीव हैं? तो अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी समपोषी जीव हैं। क्या हैं? प्राणी समपोषी जीव हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि अमीबा कैसा जीव है? तो प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा तथा पैरामीशियम कैसा जीव है? तो प्राणी समपोषी जीव है, आपका जवाब होगा। और आप मेरे चैनल के द्वारा बिहार बोर्ड 2026 की तैयारियां बेहतर कर सकते हैं आप, तो हमारे चैनल पर बने रहें। और आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मैं आगे के चैप्टर की भी वीडियो अब अति लघु उत्तरीय
और दीर्घोत्तरीय सभी हम चैप्टर वाइज देंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, मनुष्य में पाचन की क्रिया, क्या चीज़ की पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। कि आप स्वयं जानते हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। हम लोग जैसे भोजन का निवाला मुख में डालते हैं वहाँ पर चबाने का काम करता है, यानी वहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अंत में बड़ी आंत पर जाकर के ख़त्म भी हो जाती है। करें पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो इलियम के बिलाई के द्वारा होता है, यह छोटी आंत में पाया जाता है। किसके द्वारा होता है, इलियम के बिलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बिलाई के द्वारा। वो म्याऊं म्याऊं वाला बिलाई नहीं भैया, यह है इलियम के बिलाई के द्वारा। यह छोटी आंत में पाया जाता है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। क्या करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो आप बताएंगे इलियम के बिलाई के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएं और याद करें इसे। 2026 की आगाज़ हो चुकी है और हम लोगों ने आपकी तैयारियों के लिए जुट चुके हैं। आप भी हमारे साथ जुट जाइए, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, पैरों से पैरों को मिलाकर चलें। मंजिल हम दिलाएंगे, वादा मेरा है, आप चल कर देखिए। कर है आमाशय, कर है आमाशय की गैस्ट्रिक, आमाशय की गैस्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, ग्रंथियों में स्रावित होने वाली गैस्ट्रिक रस कौन से होते हैं। पूछ रहा है आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस कौन से होते हैं। तो यह होते हैं HCl4 होते हैं। क्या होते हैं, HCl4 होते हैं। क्या होते हैं, HCl4 होते हैं। इन्हें पेप्सिनोजेन, रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। क्या होते हैं, आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्रावित होने वाला गैस्ट्रिक रस कौन से होते हैं। तो वह होते हैं HCl4 यानी कि पेप्सिनोजेन, दूसरा होता है रेनिन, तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसे, गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं, दूसरा होता है रेनिन, पहला होता है पेप्सिनोजेन, जिसे आप HCl4 भी कहते हैं। तो यह याद रहना चाहिए। करें मनुष्य की आहार, अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। किसकी आहार नाल की लंबाई भैया, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह थैमल पर आपने देखा होगा कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कर है आहार नाल कितने भागों में विभाजित होते हैं। कौन, आहार नाल कितने भागों में विभाजित होते हैं। तो आहार नाल 6 भागों में विभाजित होते हैं। आहार नाल 6 भागों में विभाजित होते हैं। देखिए आदर्श, इसी सवाल को मैं क्लास में आप लोगों से पूछ रहा था, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताए हैं। आहार नाल को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 6 भागों में। एक का नाम है मुख गुहा, देख रहे हैं, एक का नाम है मुख गुहा। ठीक है, दूसरा का नाम है फैरिक्स। क्या नाम है, फैरिक्स। इसे अग्नाशय भी कहा जाता है, फैरिक्स को अग्नाशय भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, अग्नाशय हिंदी शब्द है, फैरिक्स इंग्लिश शब्द है। तो फैरिक्स का अर्थ है, तो एक हो गया मुख गुहा, दूसरा होगा फैरिक्स या अग्नाशय, तीसरा हो गया ग्रास नली जहाँ से आप भोजन को निगलते हैं, जहाँ से भोजन को निगलते हैं। तीसरा होता है आमाशय, जहाँ से भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत, जहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है। बड़ी आंत, जहाँ पर भोजन को, पचे हुए भोजन को अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं, जैसे कि तेल आप पेरवाने कभी मिल में गए होंगे तो तेल पेरने के क्रम में देखे होंगे, तेल एक तरफ हो जाता है, खरी एक तरफ हो जाता है, खली नहीं, जिसे गाय भैंसियाँ खाती है। उसी प्रकार जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह भोजन मुख गुहा में पीसने का काम होता है। अग्नाशय में जाता है तो वहाँ पर उसे एक
खलते हुए बर्तन जैसा उसे खौलाया जाता है। ग्रास नली में उसे निकला जाता है। आमाशय में जब जाता है तो वहाँ पे भोजन की पूर्ण पाचन होने लगता है और छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है और पचे हुए भोजन का यह जो पोषक तत्व हैं शरीर अवशोषित कर लेता है, सभी अंगों में भेज दी जाती है और बड़ी आंत में क्या कही जाती है, अपशिष्ट पदार्थ यानी खली को स्टॉक कर दिया जाता है और बाद में इसे मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये 6 हैं। एक में समझ गए होंगे मुख गुहा है, दूसरा है फेरिंक्स या अग्नाशय, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आपका आमाशय, पांचवा है आपका छोटी आंत और छठा है आपका बड़ी आंत। तो इस प्रकार आहार नाल को 6 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग अपने नोट्स पर ज़रूर बनाएं। यह पूरी VVI क्वेश्चन है। सभी जो भी क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे परीक्षा में कैसे पूछ देगा आहार नाल कितने भागों में विभाजित है, 2, 4, 6। तो आपका जवाब होना चाहिए 6 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, फिर पूछ देगा आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है और बड़ी आंत पर जाकर ख़त्म हो जाता है। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करे 14 नंबर है, करे ड्यूओडिनम, क्या ड्यूओडिनम और इलियम की ब्रूनर, क्या ब्रूनर ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है। किससे, ड्यूओडिनम और इलियम की ब्रूनर ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं सक्कस। क्या कहते हैं, सक्कस या एंटेरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिक्स कहते हैं। आप इसे हिंदी में सक्कस कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे एंटेरिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। करे छोटी आंत, क्या चीज़, छोटी आंत डिओडिनम, छोटी आंत डिओडिनम, जेजुनम तथा इलियम में विभाजित है। कौन, छोटी आंत कितने भागों में विभाजित है, तो ये छोटी आंत भी आपका 3 भागों में विभाजित है। एक है ओडिनम में, डिओडिनम में, जेजुनम में तथा इलियम में विभाजित है। तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा छोटी आंत कितने भागों में विभाजित है, तो आपका जवाब होगा कि 3 भागों में विभाजित है। कौन, छोटी आंत। ठीक है, बड़ी आंत नहीं, इस बात को याद रखेंगे। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल कितने भागों में विभाजित है, तो 6 भागों में। मनुष्य का आहार नाल 6 भागों में विभाजित है, जबकि छोटी आंत आपका 3 भागों में विभाजित है। एक है डिओडिनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। परीक्षा में पूछ देगा छोटी आंतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन, डिओडिनम, जेजुनम तथा इलियम में विभाजित है। जबकि बड़ी आंत की बात किया जाए, प्रश्न संख्या 16 देखा जाए, बड़ी आंत को कोलन तथा रेक्टम में विभाजित किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप जवाब देंगे 2, और छोटी आंत को तो 3, और ग्रास नली को आहार नाल को 6 भागों में बटा हुआ है। मनुष्य के आहार नालों को कितने भागों में बटा गया है, 6 भागों में, और छोटी आंत को 3 भागों में, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम में। और बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, एक है कोलन, दूसरा है रेक्टम। ठीक है, तो इसे याद आप लोग कर लेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स बनाएं और आप क्लास 10 की तैयारी मेरे साथ करें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली, किससे, सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपका, नहीं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। नहीं भैया, देखिए स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे होंगे। कौन से, पेड़ पौधे।
ठीक है, यह पेड़ पौधे हो जाएंगे। परपोषी जैसे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, और परजीवी जो दूसरे पर, लेकिन यह मृत जीवों से यानी सड़ी गली चीज़ों से मृत जीवी कहलाएंगे। आश्रित रहने वाले क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी कहलाते हैं, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। करें स्वपोषी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी को भोजन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? यानी कि पेड़ पौधों को भोजन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है कि CH2 यानी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है कि सूर्य का प्रकाश जरूरत है कि इनमें सभी? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन डी सही, इनमें सभी होंगे, क्योंकि स्वपोषी को यानी पेड़ पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए सबसे पहला क्लोरोफिल की ज़रूरत है, जल की भी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और सूर्य की प्रकाश की भी ज़रूरत है, तब जाकर ये अपना भोजन बनाएंगे। इसलिए हो जाएगा सभी आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? हरित लवक हैं कि पत्ती हैं कि स्टोमेटा हैं कि जड़ है? तो इसमें पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक होंगे, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। बहुत लोग सोच रहा होगा पत्ती होगा। रे भैया, हम आपको समझा देते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरी क्यों होती है? हरी होती है हरित लवक के कारण हरी दिखाई देती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियाँ हरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो आपको मालूम, वह सही रूप से सुचारू रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। नहीं, उनकी आयु बहुत कम होती है भाई, और जिनकी आयु अधिक लंबा होती है उनके पत्ते हरे होते हैं, और हरित लवक के कारण ही हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। करें वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? यानी कि CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं। ठीक है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यह इसमें कितना प्रतिशत है? कहाँ? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में है 0.03% है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। कितना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.03% है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना कि CO2 का मुक्त होना कि ऑक्सीजन का मुक्त होना कि CO2 का मुक्त होना? तो भाई पानी का टूटना तो होता है, ये भी सही है। क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पानी का टूटना तो होता है, एकदम सही है। CO2 का मुक्त होना यह गलत बात है भैया। CO2 कहाँ से मुक्त होगा हो? बताइए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन न मुक्त होता है, CO2 तो ग्रहण होता है। नहीं, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना क्या नहीं होता है? तो ये CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो CO2 मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। इसमें CO2 गैस मुक्त ग्रहण किया जाता है ना? तो आपका बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। या होना चाहिए CO2 का ग्रहण होना। क्या हो जाएगा? ग्रहण होना। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो आपका बी सही होगा। अगर यह ऑप्शन इसी प्रकार रहता है तो यह बी और डी सही होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए।
कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है। तो अमीबा जो भोजन करता है वह परिवहन द्वारा नहीं करता है, भोजन रसधानी द्वारा नहीं करता है, केंद्रक नली द्वारा नहीं करता है, या कूटपाद से करता है। किससे? कूटपाद से करता है। और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा करता है। और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी से जुड़ा होता है। निगल द्वार द्वारा कि कंठ द्वार द्वारा कि मल द्वार द्वारा कि कोई नहीं। तो भैया मल द्वार द्वारा तो मल जुड़ा रहता है। और यहाँ पूछ रहा है ग्रासनी से, तो यह होता है निगल द्वार द्वारा होगा। और आपका ऑप्शन ए सही होगा। किसके द्वारा? निगल द्वार द्वारा। जब आप भोजन को खाते हैं तो आप जब पहला निवाला जब ग्रहण करते हैं, घोंटने की कोशिश करते हैं, तो उस समय निगलते हैं। उसे निगलना हिंदी में कहा जाता है। तो वो निगल द्वार द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है ग्रहणी भाग है मुख गुहा का कि आमाशय का कि छोटी आंत का कि बड़ी आंत का। तो ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी आपका जवाब होगा ए मुख। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। क्या है? छोटी आंत का भाग है। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ग्रहणी से आप मुख गुहा नहीं समझेंगे, हम भी समझ करके मार रहे थे। तो ग्रहणी मुख गुहा नहीं होता है, ग्रहणी का भाग है, छोटी आंत का एक भाग है। चलेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। तो स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? तो स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो स्वपोषी पौधों में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। जो आपके चैप्टर के भरने वाला सवाल है उससे हम लेकर आए हैं। कह रहे सौर ऊर्जा 26 नंबर सवाल देखेंगे। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है। तो यहाँ आपका जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा में होता है। किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। और आपका रासायनिक ऊर्जा यहाँ हो जाएगा भरने वाला में। कह रहे वायुमंडल से पत्तियाँ CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है। तो यह हो जाएगा जैव प्रक्रम द्वारा। कैसे होता है? जैव प्रक्रम द्वारा होता है। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायुमंडल से पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को जैव प्रक्रम द्वारा ग्रहण करती है। किस द्वारा ग्रहण करती है? तो जैव प्रक्रम द्वारा ग्रहण करती है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल आपका होगा कर है सूर्य 28 नंबर सवाल है। सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करते हैं। कौन करते हैं? क्लोरोफिल अवशोषित करते हैं। कौन करते हैं? क्लोरोफिल अवशोषित करते हैं। तो आपसे पूछेगा सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करते हैं? तो क्लोरोफिल। या ऐसे देगा सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करते हैं। तो क्लोरोफिल आप भरेंगे। क्या भरेंगे? क्लोरोफिल भरेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। कितने होती है? 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। कह रहे मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलती है। तो जठर रस नामक जठर रस नामक स्राव निकलती है। तो मनुष्य की आमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और आपके कोई भी नज़दीकी भाई मित्र दोस्त कोई भी हो, अगर बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल के माध्यम से पूरी विषय की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल सभी याद कर पाएंगे, सभी विषय के। चलिए तो आप 2026 की आगाज हो चुकी है। आप मेरा सहयोग करें, मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।